नमस्कार। हेलो, माई सेल्फ राहुल ईश्वर दक्ष। हेलो, मेरा नाम राहुल दक्ष है और आज का जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन सा टॉपिक है? यस, आई एम जस्ट सेइंग कि फोकस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल दक्ष है और आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक आपके लिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस लास्ट ईयर के बारे में बात करें या बिफोर लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो कई बार लगातार कंटिन्यू जिस टॉपिक से लगातार कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ देखेंगे। और वो टॉपिक कौन सा है? यस, मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है क्या? मैं टॉपिक इसके बारे में डिस्कस करूंगा, बट एक्चुअल में ये जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन का है। किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में है क्या। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी दैट मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने एक एग्जांपल लिया है, जो एग्जांपल ह्यूमन बॉडी लिया है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी बना कैसे है और क्यों रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरीके से किसी भी मशीन को चलाने के लिए कि वो प्रॉपर वर्क कर पाए, उसको जिस तरीके से फ्यूल की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हम एक्सटर्नल सोर्स से देते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके वो कोई भी फंक्शन करता है। सेम थिंग यहाँ पर भी इसी तरीके से हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये एनर्जी है। अगर मैं हाथ को ऐसे हिला रहा हूँ तो दैट मीन्स ये भी किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से। मैं अगर 50 किलो वेट उठा सकता हूँ तो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे अंदर एनर्जी है उतना। कोई अगर 50 नहीं उठा पा रहा, 10, 20, 30, 40 किलो उठा पा रहा, दैट मीन्स उसमें उस लेवल की एनर्जी है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। अगर हमारे पास एनर्जी है तो वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? हालांकि आप कहेंगे कि हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी आती है। यस, आप खाना खाते हैं, आप फूड ग्रहण करते हैं, दैट मीन्स जो कुछ भी खाते हैं आपको उससे एनर्जी मिलती है। यस, बट दैट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस। आपने जो फूड खाया, एब्सोल्युटली उससे तो एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो अकेला ही एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक सोर्स है। वो एक सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ऐसा कह सकते हैं बंडल है एनर्जी का। बट उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारी बॉडी में एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है O2, दैट मीन्स ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में पहुंचना और इस ऑक्सीजन की ही हेल्प से जो आपने फूड खाया, उस फूड को बर्न करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सके, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। हे, मेरे साथ रिपीट करो एक बार फिर से। मैंने कहा कि जो आपने फूड खाया, खाने के बाद वो आपके ब्लड से फिर सेल तक पहुंचा, तो जो सेल में पहुंचा आपका फूड वो यूटिलाइज कैसे होगा? तो वहां पर ऑक्सीजन उस फूड को बर्न करती है, जिसकी वजह से आपको कंपोनेंट मिलते हैं दो। वो कंपोनेंट क्या है? पहला ATP, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं, समझेंगे उसको। दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ये क्या है? हमने समझा फूड। और फूड जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये बर्न करता है, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज होता है। और ये सिर्फ सिंपल स्टेप नहीं है, इसमें मल्टी स्टेप हैं। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सीडाइज होने के बाद बनाता है ATP, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं? मेरे साथ रिपीट करो। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। और इसी के साथ एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। उस बाई प्रोडक्ट को हम बोलते हैं CO2, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो CO2 प्लस हीट एंड वाटर। तो आप शायद इस पूरी की पूरी रिएक्शन को समझ पाए होंगे। अब आपने यहां देखा ये ऑक्सीजन है, ये CO2 है। तो बचपन से हम एक चीज पढ़ते हुए आए हैं, याद करो।
हमने पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। दैट मीन्स वी इंस्पायर an oxygen or inhale an oxygen और expire और exhale CO2, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ले लेते हैं, दैट प्लांट्स गेट्स रेस्पायर और यूज CO2 एंड दे रिलीजेस ऑक्सीजन विच वी रिक्वायर्स। ये हमने पढ़ा है, बहुत आसानी से पढ़ा है, बट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको एटलीस्ट मैं ये बता पाऊँ। तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ रही है? मुझे बताओ किसकी ज़रूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की। अच्छा, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन के बाद एक बाई प्रोडक्ट निकल रहा है जिसका हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? CO2। CO2 हमारी बॉडी में नहीं चाहिए तो इसको निकालना होगा। जिस तरीके से हमारी बॉडी में अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के लिए यूजेबल नहीं है, चाहे वो पानी हो, यूरिया हो, नाइट्रोजनस वेस्ट हो, सॉल्ट हो, कुछ भी हो जो हमारी बॉडी के लिए यूटिलाइज नहीं है, यूजेबल नहीं है, उसे हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट करती है। क्या करती है? मेरे साथ रिपीट करो, एक्सक्रीट आउट करती है। ये हमारे बाल एक प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो यूरिन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, बाहर निकल रहा है। हमारे जो स्वेट आता है वो हालांकि उसकी एक अलग मैकेनिज्म है, लेकिन वो भी एक क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। हम बात करेंगे जो मॉर्निंग में हम जाते हैं वो भी क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसको बाहर निकालना, दैट मीन्स इसको बाहर निकालना और इसको इनहेल करना, दैट मीन्स सांस के जरिए अंदर लेना। और ये यहाँ तक इस तरीके से ऑक्सीजन की ज़रूरत होना, CO2 की ज़रूरत ना होना, बाहर निकलना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। एक्चुअली रेस्पिरेशन कुछ मल्टी स्टेप प्रोसेस है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले आ जाता है ब्रीथिंग। क्या आता है? ब्रीथिंग। यस, क्या आता है? मेरे साथ बोला करें, क्या आता है? ब्रीथिंग। तो मुझे ज़रा कमेंट में लिखकर बताओ कि ब्रीथिंग, आप ब्रीथिंग के बारे में क्या समझते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रीथिंग के बाद आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यस, क्या बोला मैंने? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? फिर उसके बाद आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड देन आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है ये सेल के अंदर होने वाली प्रोसेस है और इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। इसकी एक मैकेनिज्म है, वो हम बताएंगे जो जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ फिलहाल हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, देन सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आपने यहाँ पे ये समझा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कुछ पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक, now come on to let's discuss about human body। अब ये ह्यूमन बॉडी है क्या? तो ह्यूमन बॉडी के बारे में समझ लेते हैं। ह्यूमन बॉडी एक्चुअली एक ड्रम है, हॉलो ड्रम, ऐसा समझ लें, एक खाली डब्बा है। तो डब्बा बना लेते हैं खाली, चलो बना लेते हैं। ये लो, ये हॉलो ड्रम बना लिया मैंने। अब आपको पता है हॉलो ड्रम में ह्यूमन के अंदर ये 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन बॉडी। आप बोलेंगे ये क्या ह्यूमन बॉडी, ऐसी थोड़ी ना होती है। नहीं, समझेंगे समझ के पता चल जाएगा। ये ह्यूमन बॉडी है, देखो मुस्कुरा रहा है, और आप कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी नहीं, मुस्कुरा रहा है। अच्छा आओ जरा बात करते हैं। यहाँ से एक इस तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके जाता है यहाँ पर, और जाने के बाद यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस जगह पर इसका एंड है। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। दैट मीन्स यहाँ एक ओपनिंग यहाँ पर है और एक यहाँ पर ओपनिंग है। एक इस तरीके का ट्यूब है जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन इसके बाद का ये वाला जो स्पेस है आप देख रहे हो, ये जो खाली खाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं? मेरे साथ यूज करेंगे वर्ड सीलोम। PYQ है सीलोम। व्हाट इज सीलोम? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीलोम? दैट्स अ एम्प्टी स्पेस इन अ बॉडी दैट इज कॉल्ड सीलोम।
क्या है ये? सीलोम। ये खाली कैविटी है, इसीलिए तो मैं इसे ड्रम कह रहा था। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसे, यहीं पर समझेंगे। इस एलिमेंट्री कैनाल को कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और देन फाइनली दैट कम्स आउट फ्रॉम एनस। ये कुछ स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के साथ इस तरीके से मूव ऑन होकर यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसे हम एनस बोलते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे थोड़ा सा समझना था। बेसिकली मैंने बोला है ये होलो एक सिलेंडर है, एक यहाँ पर भी एक बॉडी बनाते हैं। चलिए ये एक बॉडी है, दोबारा से मैंने बनाई। इस बॉडी में अगर हम समझें तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसकी बॉडी की चेम्बर के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से, एक कैविटी ये रही, एक कैविटी ये रही, और एक कैविटी ये रही। इन कैविटीज़ को कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो थोड़ा समझ लेते हैं। इस कैविटी को क्या कहते हैं? इस कैविटी को बोलते हैं चेस्ट कैविटी, जहां पर हमारा चेस्ट प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी। इसे क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी को एक और नाम से जानते हैं, आप परेशान ना हो, थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। दैट मीन्स ये यहाँ से लेकर हमारे यहाँ तक का जो पोर्शन है, जिस जगह पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? जिस जगह पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी, यहाँ कहें थोरेसिक कैविटी। और वहीं पर जस्ट इसके नीचे एक इस तरीके का एक ऑर्गन पाया जाता है, ऐसा करके, मस्क्यूलर, बहुत प्रोमिनेंट मसल्स बना हुआ एक ऑर्गन है, मसल है, जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। और उसके बाद शुरू होती है, इस कैविटी को बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी। कौन सी कैविटी? एब्डोमेन कैविटी। और उसके जस्ट नीचे जो होती है, जिसे हम बोलते हैं पल्विक कैविटी। कौन सी कैविटी? पल्विक कैविटी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट है, वो हमारे किस जगह पे पाया जाता है? जैसे लाइक स्टमक के बारे में बात करेंगे तो स्टमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, वो कहाँ पाया जाता है? जस्ट बिलो दैट डायफ्राम। और डायफ्राम के बाद आता है एब्डोमेन कैविटी, जिसे हम ये पेट बोलते हैं। पेट क्या है? एक एब्डोमेन कैविटी है। और उसके जस्ट नीचे क्या आता है? पल्विक कैविटी, जहां पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हालांकि मेल की अगर हम बात करें तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हल्का सा बल्जिंग आउट होता है, किससे? पल्विक कैविटी से। वो हम रिप्रोडक्शन में समझेंगे। ड्यू टू बॉडी से लेस टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और द गैमेटोजेनेसिस। इतना समझ पाए तो फिर से रिपीट करेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कैविटीज़ पाई जाती हैं, दैट मीन्स हॉलो एम्प्टी स्पेस है। उस जगह पर कुछ कैविटीज़ सेपरेटेड हैं, जैसे थोरेसिक कैविटी हुआ, जैसे चेस्ट कैविटी कहते हैं। फिर हमने वो देखा कि डायफ्राम आता है चेस्ट कैविटी के जस्ट नीचे, और डायफ्राम के बाद आता है एब्डोमेन, और एब्डोमेन के बाद आती है क्या? ये कैविटी आती है जिसे हम बोलते हैं पल्विक कैविटी। एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैं किस लिए बता रहा हूँ? जिससे कि हम यहाँ तक पहुँच सकें, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। अगर इतना क्लियर हुआ तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, तो आप ज़रा मुझे बताना, ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो एक्चुअल में है क्या? मुझे उम्मीद है कि तुम लोग कुछ अच्छा बताएंगे। बताएं जरा, क्या नजर आ रहा है आपको? आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? क्या नजर आया? ये क्या है? ह्यूमन बॉडी नजर आ रही है क्या आपको? ह्यूमन बॉडी में ये हेड वाला पार्ट है, और यहाँ पर मैंने क्या बना हुआ है, तो जिसे बोले नोज।
दिस इज कॉल्ड फोरहेड। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। एक्चुअल में ये जो जिस तरीके से मैंने ये वाला पोर्शन बनाया, दिस इज कॉल्ड हॉलो कैविटी। ये भी एक हॉलो कैविटी है। कैन यू गेट कि मतलब हमारी बॉडी में कितनी हॉलो कैविटीज़ हैं। तो इसको एक कैविटी बोलते हैं। हालांकि अगर इस जगह पे बात करें जहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है, जॉ प्रेजेंट है और दांत प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, तो जो हम डाइजेशन करेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे इनके बारे में। तो इससे बोलते हैं बकल कैविटी। ये वाली जो पोर्शन है इसे बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलो, बकल कैविटी। क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। और ये वाला जो पोर्शन है इस वाले एम्प्टी स्पेस को, जो कि हमारे नॉस्ट्रल से शुरू होता है, दैट मीन्स ये जो नोज मैंने लिखा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉस्ट्रल। और ये जो चैम्बर है, ये जो खाली चैम्बर है, इसे बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, इसे नेजल पैसेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज भी बोलते हैं। बहुत खचपच हो गई है, सो मैं दैट अभी रफ करता हूँ इसे। फिलहाल ये समझेंगे कि ये जो पोर्शन मैंने बनाया है, इस जगह पर मैंने देखा नॉस्ट्रल से शुरू होती है हमारी नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के जस्ट बिलो जो हमारा माउथ है, जहाँ पे टीथ, गम और जो प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं क्या, बकल कैविटी। तो ये दोनों का किसी एक जगह पर क्या हो रहा है, मिलन। दैट मीन्स एक कोई ऐसी जगह है जिस जगह पर ये कॉमन पैसेज बन रहे हैं। तो आप यहाँ देखो, ये नेजल कैविटी, ये बकल कैविटी, दोनों एक ही जगह पर आकर मीट हो रहे हैं और फिर इनसे एक कॉमन ट्यूब बन रही है। तो इस जगह को हम बोलते हैं भाई फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। आई यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे बोलते हैं व्योला। क्या बोलते हैं, व्योला। क्या बोलते हैं भाई, व्योला, जिसे हम व्यूला के नाम से जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा रफ करूंगा कि काफ़ी कुछ हो गया है इस जगह पर। थोड़ा सा रफ करके मैं आपको और इसके बारे में एलेबोरेट करता हूँ, ठीक है। आइए ज़रा, यही इस जगह पर हमने कुछ इसको फेरिंग्स को कुछ और डिवीज़न दे दिया है। फेरिंग्स को हम जैसे जैसे ये नेज़ल कैविटी था, ये वाला पोर्शन, और यहाँ से इस तरीके से ये बकल कैविटी था, तो इस जगह पर पहला जो आ जाता है जिसे हम बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स। दूसरा जो आ जाता है उसे बोलते हैं ऑरोफेरिंग्स। जो लास्ट वन आता है जिसे बोलते हैं हम लैरिंगोफेरिंग्स। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये जो कॉमन ट्यूब बन जाती है, इस कॉमन ट्यूब के बारे में समझेंगे। एक्चुअल में ये कॉमन ट्यूब क्या है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे करके डिवाइड हो जाती है। तो थोड़ा सा समझ लेंगे। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ब्रीथिंग के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस जगह पर एक कार्टिलेज बोन पाई जाती है। कौन सी बोन पाई जाती है, कार्टिलेज बोन पाई जाती है, जो किससे बनी होती है, हाइलिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, हाइलिन से बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज से। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ हाइलिन कार्टिलेज से। इससे बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं भाई, ग्लॉटिस। ये जो ग्लॉटिस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, लैरिंग्स। और इस लैरिंग्स को ही हम एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स। मेरे साथ एक प्रैक्टिस करेंगे। ये जब ओपन होती है तो यहीं पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस। क्या होती है वो, ग्लॉटिस। इस जगह पे इसकी ये कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। हम ये कह सकते हैं कि एपीग्लॉटिस की मूवमेंट की वजह से ही मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स वहाँ से जो गैस निकल रही है, जो ऑक्सीजन निकल रही है, जो गैस निकल रही है, उस गैस की वजह से ही हम बोल पा रहे हैं। जैसे अगर आप इसे दबाएं या फिर कुछ इसको हिलाएं तो आपको वॉइस हल्की सी डिफेक्टेड रहती है। अच्छा, थोड़ा सा और समझें तो इसको जब आप सांस लेते हैं तो कोई वर्ड यूज़ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं बोल पाते। एक बार प्रैक्टिस करके देखें, सांस लेते हुए बोल के देखो, बोलो, कोशिश करो, नहीं बोल पाएंगे। और अगर बोल पा रहे हैं तो आपके पास ईश्वर की दी हुई
विशेष पावर है, स्पेशल पावर यू हैव। अच्छा, यहाँ पर हम देखें कि एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस, ग्लोटिस, और इस जगह पे ये ऐसे क्या बोल रहे हैं हम, लैरिंग्स बोल रहे हैं, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोल रहे हैं। और इस जगह पर हमारी बॉडी के इस जगह पर यहीं से शुरू होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या शुरू होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो थोड़ा सा यहाँ से अब हम यहाँ की बात करने वाले हैं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये ऑइसोफेगस होता है जो आपके डाइजेशन का एक, जो यहाँ से जो फूड खाया वो बोलस बन के, दैट मीन सलाइवा मिलकर उसमें, और यहाँ से मूव ऑन होता है, तो वो ऑइसोफेगस वाला पार्ट है। उसके बारे में हम डाइजेशन में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं। तो एपिग्लोटिस जो है यहाँ से शुरू होता है। क्या आपने देखा होगा एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली ये प्रिवेंट करता है कि आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में कुछ और अदर पार्ट ना चला जाए एक्सेप्ट गैसेस। जैसे अगर कभी आपने खाना खाया हो और खाना खाते समय अगर लगातार बोल रहे हो या बोलते बोलते आपने खाना खाया हो या कुछ भी पिया हो, तो अल्टीमेटली हल्का सा कुछ पार्ट अगर इधर चला जाता है तो इस जगह पर यही एक काम क्या करता है। एक्चुअली आप बोलना और खाना एक साथ नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स एक साथ ही पानी पिए। दैट मीन्स क्यों? क्योंकि यहाँ ये वाला जो ओपन है, ये वाली जो एपिग्लोटिस है वो ओपन हो जाती है जब आप क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। व्हेन यू रेस्पायर दैट्स ओपन, और जब ये ओपन हो जाती है तो गैस एक्सचेंज होती है। लेकिन यहाँ पर गैस जब पास होती है तो उस जगह पर आप कुछ खा नहीं सकते हैं। अगर आपने खाया तो अगर हल्का सा भी यहाँ चला जाता है तो आपने देखा होगा तसा लग जाता है ऐसे करके, और बहुत तेज लगता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी देता है। शायद कई बार तो नाक से भी निकल आता है। तो अब यहाँ पर इतना समझ लिया, अब यहाँ समझेंगे इसके बारे में, ट्रैकियल के बारे में। तो ट्रैकिया क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम में बनाऊंगा, यहाँ पर समझेंगे उस डायग्राम को। यस, आपके PYQ अब शुरू होने जा रहे हैं। कैसे कैसे, कहाँ कहाँ। तो यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम आ जाता है। ट्रैकियल सिस्टम के बारे में हल्का सा हम बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके से, एक्चुअली ये जो ट्रैकियल सिस्टम है, ये ट्रैकियल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये आपको अगर इजीली समझ में आ गया तो अब यहाँ पर जो आने वाली चीज़ें हैं वो भी आपको बहुत इजीली समझ में आने वाली हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो थोड़ा सा समझते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। क्या बोल रहे हैं इसे हम? ट्रैकिया बोल रहे हैं। कहाँ से शुरू होती है? एक जगह से शुरू होती है जो हमने बोला, एपिग्लोटिस, और ग्लोटिस के बाद जिसे हम लैरिंग्स बोल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके की शेप होती है, देखो, कॉमन कुछ इस तरीके से। ये कितनी होती हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। कैसी होती हैं? सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर। हल्की सी स्टफ होती है, दैट मीन्स हल्की सी कहा जाए तो थोड़ी सी सख्त होती हैं। सी शेप एक्चुअल में ये करती क्या है? ये विंड पाइप को कोलैप्स नहीं होने देती। अब मैंने ये विंड पाइप क्या बोल दिया नया, तो ट्रैकिया को ही हम एक पाइप बोलते हैं जिसे विंड पाइप बोलते हैं। जैसे ऑइसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं वैसे ही ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। तो इस शी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या नहीं होने देता? कोलैप्स नहीं होने देता, चिपकने नहीं देता, इसे बंद नहीं होने देता। अच्छा, अब यहां समझते हैं कि अगर ये बंद नहीं होता दैट मीन्स ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बंद नहीं होता। तो एक्चुअली ये जो शी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये बनता किससे है? तो ये बनता है कार्टिलेज टिश्यू से। किससे बनता है? कार्टिलेजिनस टिश्यू से। अब ये कार्टिलेजिनस टिश्यू वो भी कौन सा? तो यहाँ एक वर्ड समझेंगे जिसे हम बोलते हैं हायालिन कार्टिलेज। यस, हायालिन कार्टिलेज। PYQ मतलब PYQ का क्या मतलब है? पूछा गया कि आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए जो विंड पाइप है, विंड पाइप कोलैप्स क्यों नहीं होता है और किस चीज़ से वो बना होता है? तो बताओ कोलैप्स क्यों नहीं होता? क्या समझ पाए क्या यहाँ पर? इतने क्वेश्चन में क्या ये समझ पाए? इतने पार्ट में क्या आपको ये पता चल पाया कि किसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं करता है, चिपक नहीं जाता है? क्या ट्रैकिया? बताइए।
सिंपल। क्योंकि यहाँ पर शी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं बताइए। सी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है, हम उसे क्या कह रहे हैं, कार्टिलेज। जो किससे बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है। जो शी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है वो किससे बना हुआ है, उसका मेन प्रोमिनेंट पार्ट क्या है, हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं होने दे रहा है। इज दैट क्लियर? ये होती कितनी है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये होती है सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, होती कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी है, काउंट करो ये कितनी है टोटल, 9। पूछा गया क्वेश्चन कि कितनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आपके ट्रकिया में, तो क्या बताएंगे, कितनी है, मैंने अभी क्या लिखा, 9। सबके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आपको एक इंपॉर्टेंट के बारे में जानने की जरूरत है, जो यहाँ पे फर्स्ट वाली है। ये लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट कार्टिलेज रिंग है, लार्जेस्ट कार्टिलेज रिंग है, जिसको हम थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या बोलते हैं उसे, थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। PYQ क्या है, ये PYQ है आप लोगों के लिए। क्या बोलते हैं इसे, थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर इतना समझ में आया तो यहीं पर कुछ इस तरीके से ये डिवाइड होने लगते हैं। मैं इसको अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई टफ नहीं है। बस जैसे जैसा कराता जा रहा हूँ इसे इंटरलिंक्ड करते जाइए, समझते जाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आपने ये लेक्चर्स अटेंड किए तो इसके बाद आपका एक भी PYQ या फिर आपका कॉन्सेप्ट का चाहे कोई सा भी टेस्ट उठा लेना, उस टेस्ट को लगा लेना, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में होगा। आइए बात करते हैं। ये यहाँ पर ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है एक्चुअली, देखिए यस, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर की अपेक्षा कर रहे हैं और हमने ये यहाँ पर ड्रॉ किया। बेसिकली इस स्ट्रक्चर में मैंने अभी तक आपको ये यहाँ तक इतना क्लियर किया हुआ है। अब इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है
यहाँ पर ये जो वाई इनवर्स वाई लाइक फोर्क बन रहा है कुछ इस तरीके से, तो थोड़ा सा हमें इसी को समझना है। आपका इस जगह पर ये T5 करके सेक्शन दिया हुआ है। व्हाट इज T5? अब ये T5 क्या है तो थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर ये T5 आपको समझ में आएगा, दैट्स क्लियर, इजीली समझ में आ जाएगा। तो आइए ज़रा यहाँ पर देखते हैं। तो हमने देखा हुआ है बैकबोन। शुरू कहाँ से होता है? एक बोन है जो हमारे ब्रेन को हैंडल करती है, हमारे किसके, हमारी बैकबोन, जिसमें फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। इसे हम बोलते हैं क्या? एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। और एटलस के साथ ही मिलकर लगभग कितनी है? 7 बोन्स हैं। ये 7 बोन कौन सी हैं? जिन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा। याद रखना, जो मैमल्स हैं, ये मैमल्स की एक खास पहचान है कि उनकी जो सर्वाइकल है, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में कितनी वर्टिब्रेट पाई जाती हैं? तो कितनी पाई जाती हैं? 7 वर्टिब्रेट कॉलम पाए जाते हैं। और इन 7 में से जो पहली वाली है, जिसे हम एटलस बोलते हैं, एक्चुअली एटलस का मतलब क्या होता है? जो ब्रह्मांड को झेल सके। और हमारा ब्रेन ही ब्रह्मांड है, तो उसको क्या करता है? ये पूरा का पूरा बियर किए हुए है एटलस बोन को। लेकिन उसके बाद जो शुरू होती है, सर्वाइकल के बाद जो शुरू होती है, 7 के बाद, फिर आप मुझे बताओ, कुछ कैविटी बताई थी मैंने, बकल और नेजल, इन दोनों कैविटी के बाद एक कैविटी शुरू हो रही थी, जिस कैविटी को हमने क्या बोला था? कमॉन कमेंट करके बताइए। चेस्ट कैविटी। क्या बोला था? चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी के बाद अगर हम बात कर रहे थे तो कौन सी कैविटी आ रही थी? चेस्ट कैविटी को एक और कैविटी बोल रहे थे हम। क्या बोल रहे थे? थोरैसिक कैविटी। क्या बोल रहे थे? थोरैसिक कैविटी। तो हमने ये देखा, नेजल और बकल कैविटी हमारे इस वाले पोर्शन पे है। फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो सर्वाइकल वर्टिब्रेट है, जो मैंने बताया 7। और इसके बाद शुरू हो जाती है हमारी कौन सी? चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी दैट मीन्स हमारी जो बैकबोन है, क्योंकि ये पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरी की पूरी टेल तक, दैट मीन्स इस जगह तक। तो यहाँ पर हमारी बॉडी की जो पीछे की बैकबोन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सर्वाइकल वर्टिब्रेट के बाद हमारी शुरू होती है थोरैसिक वर्टिब्रल। उसके बाद लंबार होती है, वो जब बात करेंगे, जब स्केलेटल के बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स। तो मैंने यहां पर कुछ बनाई है बोन्स। ऐसे करके बोन का स्ट्रक्चर है रीढ़ की हड्डी का। इसमें से पहली शुरुआती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है? 12 है। जो इससे ऊपर की कितनी है? 7, जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रेट बोल रहे हैं। उसके बाद ये सब क्या है? थोरैसिक। क्या है? थोरैसिक। दैट मीन्स ये थोरैसिक कौन सी हैं? जिनसे क्या निकलती है? रिब्स निकल कर आती हैं। क्या निकल कर आती हैं? रिब्स निकल कर आती हैं। रिब्स जानते हैं ना? रिब केज, ये वाला जो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को पूरा का पूरा कैद किया हुआ है, केज लाइक स्ट्रक्चर है, जिन्हें पसलियां बोलते हैं। तो ये वही है रिब्स। यहाँ से रिब्स केज बना हुआ है। तो इनको हम कैसे काउंट कर रहे हैं? T1 T2 T3 ऐसे। ये वाला क्या कहलाएगा? T1। ये वाला क्या कहलाएगा? T2। ये वाला क्या कहलाएगा? T3। ये वाला क्या कहलाएगा? T4। ये वाला क्या कहलाएगा? T5। दैट मीन्स हमारी वर्टिब्रल कॉलम के, थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम के 5th वाले पोजीशन पर ही ये जो ट्रैकिया है वो क्या होगी? क्या होगी बताओ? डाइवर्ज होगी। क्या होगी? डाइवर्ज होगी। अब यहाँ पर देखो, इस जगह पर क्या आप मेरी बात समझ पाए कि ये क्या मतलब है इसका? इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय T5 एट द सेक्शन ऑफ द लंग्स? आप बताइए कि जो लंग्स हैं, ये PYQ है जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है। T5 से क्या समझते हैं आप? इस सेक्शन से आप क्या समझते हैं? तो हम सिंपली इस सेक्शन से क्या समझते हैं कि जब यहाँ पर ये जो एक ट्रैकिया है, जिसे हम विंड पाइप बोल रहे हैं, इससे जो ब्रेंकियो फॉर्म होंगे,
ब्रोंकाई फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। क्या है? ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई फॉर्म हुई है वो किस सेक्शन पे हुई है? वर्टिब्रल कॉलम T5। दैट मीन्स थोरेसिक, जो थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम है उसके 5th वाली बोन के जस्ट सामने ही क्या हुई है? ये जावर्सी 5 हुए हैं। नाउ अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर बात करेंगे, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, इसे हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। और उसके बाद ये जो हैं इन्हें हम टर्सरी ब्रोंकाई बोलते हैं। और उसके बाद ये जो ये नज़र जो आ रही हैं इन्हें हम बोलते हैं ब्रेंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रेंक्यूल्स। और ब्रेंक्यूल्स के बाद ये वाली जो ये जो डक्ट नज़र आ रही है इन्हें बोलते हैं डक्ट एल्वेओलाई। क्या बोलते हैं? डक्ट एल्वेओलाई, EOLI, डक्ट एल्वेओलाई। और ये जो डक्ट एल्वेओलाई के बाद ये वाला जो पोर्शन है इन्हें ही बोलते हैं एल्वेओलाई। यस, हम पहुंचे हैं जिस जगह पर, एल्वेओलाई। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम मैंने आपको समझाया है, ये पार्ट किसका है? स्ट्रक्चर है किसका? लंग्स का। दैट मीन्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। तो हमने ये समझा ये किससे बना होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि 9 कार्टिलेज रिंग पाई जाती हैं जो सी शेप होती हैं। किससे बनी होती हैं? हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है। किससे बनी होती हैं? हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है, जिसमें पहले वाले को हम थायराइड कार्टिलेज कहते हैं, जिस जगह पर हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने बोला कि ये जो हमारे नेजल और बकल कैविटी के बाद का जो पोर्शन है वो शुरू होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? अच्छा बताओ, ट्रैकिया की ओपनिंग और क्लोजिंग किसका फंक्शन है? उसको क्लोज और ओपन रखना। मुझे आंसर पूछना है आपसे। तो उसके बाद जो शुरू होती है जिसे बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया में कितनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है? इनका फंक्शन क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको बताना है। फिर उसके बाद ये किससे बनी होती हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको बताना है कमेंट में। इसी के साथ अगर हम बात करें इसमें कितनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ये यहीं लिखा हुआ है, वैसे आपको बताना है कमेंट में। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इन कार्टिलेज के बाद ये जो ब्रोंकाई फॉर्म होती हैं, जो ब्रोंकाई फॉर्म होती हैं एक राइट और एक लेफ्ट में। दैट मीन्स हमारे अंदर पेयर ऑफ लंग्स पाया जाता है, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। तो इस जगह पर ये जो राइट और लेफ्ट फॉर्म हुए हैं, तो ये फॉर्म किस सेक्शन पे हुए हैं? इस T5 से आप क्या समझते हैं? ये अगर आपने बताया दैट मीन्स मुझे लगा कि आपको समझ में आया। अगर आप बता पाएंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे फिर इसके बाद इसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद जो डिवीजन हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसके बाद डिवीजन हुआ वो टर्सरी ब्रोंकाई। इसके बाद आ जाती हैं क्या? यहाँ पर ये जो आ रहे हैं जिन्हें बोलते हैं ब्रेंक्यूल्स। और ब्रेंक्यूल्स के बाद आ जाती हैं क्या? एल्वेओलाई डक्ट। और एल्वेओलाई के बाद आ जाती हैं एल्वियोलाई। अब हम बात करेंगे किसी एक लंग में कितनी एल्वेओलाई होती है, कितने बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक लंग्स की बात करें तो लगभग 300 मिलियंस क्या हैं भाई? ये एल्वियोलाई हैं। क्या हैं? एल्वियोलाई हैं। क्या हैं? एल्वियोलाई हैं। तो अब तक मैंने PYQ के तौर पे हमने कितने क्वेश्चंस के बारे में बात की ज़रा बताओ। पहला, बकल कैविटी और नेजल कैविटी का कॉमन पैसेज क्या है? मैंने बताया था यहाँ पर नाक से और माउथ से जो सांस ली जा रही है उनका एक कॉमन पैसेज है इस जगह पर जाकर। कभी आपने देखा भी होगा इस जगह पर एक कॉमन पैसेज है जहाँ पे व्यूला प्रेजेंट है। बताइए क्या है, कमेंट करके बताइए। मैं बता देता हूँ, जिसे हमने बोला था फेरिंग्स, उसके 3 पार्ट थे इनिशियली। पहले अगर हम बात करें क्या था वो मैं बता चुका हूँ, आपको कमेंट में लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ से शुरू होता है, 2 चैम्बर शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स 2 डक्ट शुरू हो जाती हैं, जिनमें एक को ऑइसोफेगस कहा गया है जिसकी कोई ओपनिंग और कोई क्लोजिंग नहीं है। राइट, वो एक मोशन शो करता है, वो एक मूवमेंट शो करता है, फिजिकल मूवमेंट होता है। आप मुझे बताइएगा वो कौन सा मूवमेंट है जिसकी वजह से फूड इस तरीके से, पहले फूड का ये वाला जो पार्ट है जिसमें सलाइवा ऐड होके आपकी टंग ने उसे मिक्स कर दिया है, बोलस बन गया है, उसको इस तरीके से फॉर्म से धीरे धीरे ऐसे करके नीचे की तरफ पहुंचाना है। ऐसे करके जैसे जैसे जहाँ जहाँ पहुँचता जाएगा वहाँ ओपनिंग होती जाएगी, जहाँ से जहाँ एंटर कर जाएगा, जहाँ से निकल जाएगा वो जगह बंद हो जाएगी ऐसे करके। तो उसे क्या बोलते हैं, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ये होमवर्क है आपके लिए। बाकी मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पर एक ग्लॉटिस होती है,
उसे क्या बोलते हैं, उसका क्या फंक्शन है, किससे बनी होती है, वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा, अब इसके बाद ही हम बात कर रहे थे देखो कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है, वो कोलैप्स क्यों नहीं करती हैं, शी शेप होती है। यहीं पर हम अस्थमा के बारे में जब बात करेंगे, एजमा के बारे में, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसी के अंदर जो म्यूकस लेयर होती है, उस म्यूकस लेयर में कुछ मास्ट सेल भी प्रेजेंट होती हैं और वो मास्ट सेल एलर्जिक रेस्पॉन्स शो करती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, तो हम वहाँ बात करेंगे। फिलहाल क्या मुझे ये बताइए कि आपको इतना समझ आया क्या, कितने ये एल्वोलाई, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं वो कितने हैं? अप्रॉक्स 300 मिलियंस। ये कितने हैं? अप्रॉक्स 300 मिलियंस। और इनका साइज भी वेरी करता है, मैं आपको बताऊंगा। हायर एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे तो इनका साइज कुछ और हो जाएगा, लोअर एल्टीट्यूड में अगर समय तक रहेंगे तो इनका साइज कुछ और हो जाएगा। तो फिलहाल क्या मैं ये आप समझ पाए कि ये क्या है? तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफ करूँगा और कुछ और इम्पोर्टेंट बात करेंगे। बेसिकली अब हम थोरेसिक कैविटी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया। अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप समझ पाए हैं तो यहाँ पर आने वाली चीज़ों को भी आप समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया एल्वोलाई का। एल्वोलाई कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दो पार्ट है, हम बात करेंगे दो पार्ट है लंग्स के। एक क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है, और एक है एक्सचेंज पार्ट। अच्छा एक बात बताओ, सांस ली यहां से आई, एक डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ऑक्सीजन ली, इस तरीके से ऑक्सीजन गई यहाँ और ऐसे चलती गई और यहाँ पर ये राइट लंग में पहुंच गई ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन पहुंच गई, इधर भी पहुंच गई ऑक्सीजन। सिंपल है, कोई टफ नहीं है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ से पहुँच रही है, दैट मीन्स ये यूज़ नहीं कर रही है, ये जो ट्यूब है वो यूज़ नहीं कर रही है, ये जो क्या प्रेजेंट है, ये जो लंग्स हैं ये यूज़ नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, कंडक्टिंग पार्ट कहलाएगा। दैट मीन्स इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, कंडक्टिंग पार्ट कहलाएगा। कौन सा पार्ट कहलाएगा, मेरे साथ रिपीट करो, कौन सा पार्ट कहलाएगा, कंडक्टिंग पार्ट कहलाएगा। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं ये आपके लिए होमवर्क है। दैट मीन्स आपके कमेंट में लिखकर बताएंगे अगर आपने पूरा यूज़ पूरा इसे अटेम्प्ट किया है, पूरा इस वीडियो को लेक्चर को देखा है। एक्सचेंज पार्ट आ जाता है जिसमें हम बोलेंगे एल्वियोलाई। अब हम एल्वियोलाई स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एल्वियोलाई स्ट्रक्चर क्या है, अगर इस स्ट्रक्चर को समझ पाए तो चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली हैं। आइए हल्का सा इधर एक चीज और देखेंगे, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। ये जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट वन, ये कुछ इस तरीके से इसमें चैम्बर्स बने हुए हैं। ये डबल चैम्बर है और ये होता है ट्रिपल चैम्बर। इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फिशर। कुछ नहीं, एक इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको रखनी चाहिए। इसे और इसे ऑब्लिक क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फिशर्स। ऑब्लिक फिशर बोलेंगे और इसे बोलेंगे हम क्या, हॉरिजॉन्टल फिशर। अभी हम इस कैविटी के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। आई होप कि इतना क्लियर हुआ आपको। थोड़ा सा हम यहाँ आ जाते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, कंडक्टिंग और एक्सचेंज पार्ट के बारे में। तो मैंने बताया आपको यहाँ पर क्या कुछ कंडक्टिंग पार्ट में मैंने बताई एल्वोलाई। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई। ये एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस।
ये किसका स्ट्रक्चर है? एल्वियोलॉई का। किसका स्ट्रक्चर है? एल्वियोलॉई का। जितने बच्चे इसमें जानते हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, वो कमेंट में लिखकर बताएंगे। फिलहाल यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन आ गया, और इसी में क्या आएगा? CO2 आएगा। कहाँ से आएगा वो हम बात करेंगे, और यहाँ से इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो थोड़ा सा देखेंगे और इस मैकेनिज्म को कौन कंट्रोल करता है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझें, एम्प्टी स्पेस होता है। अब मैं कुछ इसकी लेयर्स बना रहा हूँ, वो लेयर्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, इसी के जगह पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्लड वेजल्स होती हैं, आई मीन ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज क्या है, इसे समझने के लिए मैंने एक और लेक्चर बनाया हुआ है, पूरा समझाएंगे, उसमें पूरा समझाया गया है, आप उसे जाकर देखें। मैंने ये बोला कि ये जो एक कैपिलरी आई मीन एल्वोलॉय है, एल्वोलॉय के जस्ट ऊपर क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज। कुछ इस तरीके से आप समझें, सपोज दैट एक बॉल है, हॉलो बॉल है, और उस हॉलो बॉल को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये जो मेरी फिंगर्स हैं उसके ऊपर इस तरीके से छपी हुई हैं, दैट मीन्स पेस्टेड हैं। तो ये समझें कि ये जो क्या है, इन्हीं को हम बोल रहे हैं ब्लड कैपिलरीज, और वो जो मेरे हाथ में बॉल है, उस बॉल को बोल रहे हैं हम एल्वियोलॉय। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कहा कुछ ब्लड कैपिलरीज कुछ इस तरीके से उसे होल्ड किए हुए हैं, दैट मीन्स ये चिपकी हुई हैं किससे? उस एल्वियोलॉय से चिपकी हुई हैं, दैट मीन्स ये देखो, ये एल्वियोलॉय है और ये इस तरीके से इसने पकड़ रखा है। तो ये जो एल्वियोलॉय है, ये एल्वियोलॉय और ये ब्लड कैपिलरी, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन कहलाती है वो? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। कौन सी मेम्ब्रेन कहलाती है भाई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसकी बारे में बात करें तो यहां पर स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, एंडोथेलियम। स्क्वैमस सेल्स की एक लेयर होती है ऐसे, क्या बोलते हैं इसे? स्क्वैमस एंडोथेलियम। ये क्या सीक्रेट करती है? ये लेसिथिन सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है? लेसिथिन सीक्रेट करती है। ये लेसिथिन क्या काम करता है? एक्ट करता है सरफेक्टेंट की तरह। ये PYQ किसकी तरह काम करता है? PYQ सरफेक्टेंट की तरह काम करता है। अब ये सरफेक्टेंट क्या है समझ लीजिए, बड़ा ही आसान है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि समझ में ना आए। जो मैंने बोला बॉल, सपोज दैट ये हम मेरे हाथ में एक बॉल है जो कि अंदर से हॉलो है, जिस तरीके से जैसे ही इसमें हवा जाती है तो ये इस तरीके से स्ट्रेच हो जाता है, और जैसे ही इसमें से हवा बाहर निकलती है तो ये वापस से अपनी रीगेन पोजीशन पर आ जाता है। फिर से सुनो, सांस ली, ये एक्सपेंड आउट हुआ, है ना, एक्सपेंड हो गया इसका स्ट्रक्चर। जैसे ही इसमें से गैस बाहर निकली, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ गई। इसी तरीके से ऐसे करके इस तरीके से होने को ही रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से नहीं हो रहा, दैट मीन्स कोलैप्स नहीं कर रहा है। मैंने क्या कहा? ये कोलैप्स नहीं कर रहा है, इसमें से जो स्पेस है ये पूरा का पूरा इस तरीके से ख़त्म नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये अपनी एक साइज़ को मेंटेन किए हुए है, इसे कोलैप्स नहीं होने दे रहा है। फिर से समझो, इस एल्वियोलॉय को एकदम चिपक नहीं दे रहा है, आपस में इस तरीके से बंद नहीं होने दे रहा है। इसका एक नॉर्मल साइज है, इस तरीके से वो एक्सपेंड हुआ, जैसी सांस ली बढ़ गया। खुद भी प्रैक्टिस करो अपने हाथ को लेकर, ऐसे बढ़ा बंद हुआ, ऐसे एक्सपेंड हुआ, फिर से नॉर्मल साइज में आ गया। इससे ये नहीं जाएगा, इससे कम इसके स्पेस नहीं होगा, दैट मीन्स ये कोलैप्स नहीं करेगा। अगर इसने कोलैप्स कर दिया दैट मीन्स वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रह सकता, वो रेस्पायर नहीं कर सकता है, और ऐसा कोई भी नहीं है कि ऐसा हो सके अभी तक। फ्यूचर के बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट की बात करें और आज इसी के अनुसार अगर हम देखें तो फ्यूचर में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने फिर से क्या बोला,
कि ये कुछ साइज इस तरीके से बढ़ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। ये जो नॉर्मल पोजीशन पर है और इसको क्या नहीं होने दे रहा, कोलैप्स नहीं होने दे रहा। ये कोलैप्स ना होने देने का मतलब क्या है, इस जगह पे क्या प्रेजेंट है, लेसिथिन। और ये लेसिथिन किसकी तरह काम करता है, सरफेक्टेंट की तरह काम करता है, जो इसको क्या नहीं करने देता, कोलैप्स नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता, कोलैप्स नहीं होने देता। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ स्टिफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये क्या, यहाँ पर ये स्क्वैमस सेल रिलीज करती हैं क्या, स्क्वायर लेसिथिन क्या रिलीज करती हैं, लेसिथिन, जिसकी वजह से क्या नहीं होता, ये आपस में कोलैप्स नहीं होती। PYQ है, बताओ कोई दिक्कत, कितना सिंपल था, नहीं कर पाएंगे क्या, बड़ा आसान था। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात करें गैसियस एक्सचेंज। दैट मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड से CO2 यहाँ आती है। सिंपल है, कोई इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सिंपल है। ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ गई, CO2 यहाँ से यहाँ गई। दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्रोसीजर है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये डिफ्यूजन क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ा था, 8th में ही पढ़ा, 10th में ही पढ़ा। डिफ्यूजन क्या होता है बताइए, सिंपल सा है, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई सी भी मॉलिक्यूल, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, अगर मूव करते हैं उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी याद है ना, अगर घर में अगरबत्ती लगाई, उसकी स्मेल फैल रही है, पूरे घर में हो गई, दैट मीन्स उसका कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा है, अगरबत्ती और धूप बत्ती के पास, पूरे हमारे रूम में नहीं है कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। परफ्यूम, परफ्यूम लगाया, एक जगह से दूसरी जगह स्मेल जा रही है, क्यों जा रही है, डिफ्यूजन। समझ पा रहे हो क्या, अगर समझ पा रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छे अपने उन दोस्तों के पास भेजो जिनको ये टॉपिक नहीं आता। ह्यूमन फिजियोलॉजी आप अगर कर लिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने टिक नहीं पाएगा एक भी क्वेश्चन। आप क्वेश्चन से खेलना शुरू कर देंगे कि ये क्या है, अच्छा ये तो ऐसे है, ऐसे ऐसे, सारी की सारी ये कहानी है, वो कहानी इंटरलिंक्ड हो जाएगी। क्या इतना क्लियर हुआ आपको, एक्सचेंज कैसे हुआ, इसको कौन करके रखता है बताइए, इसकी साइज को कौन रिटेन करके रखता है, लेसिथिन, जो कि किसकी तरह काम करता है, सरफेक्टेंट की तरह। कौन रिलीज करता है, स्क्वेमस एंडोथेलियम। समझ गए, चलिए आइए थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। हम अभी ये नहीं बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर, किस वजह से यहाँ पर CO2 आई और कैसे आई। यहाँ पर ऑक्सीजन नॉर्मली एटमॉस्फेयर से आई, वो उसकी जगह पर पार्शियल प्रेशर आता है। क्या आता है, पार्शियल प्रेशर। थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी मैं जब कराऊंगा तब कराऊंगा। पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करें तो मोस्टली पार्शियल प्रेशर हमारे एल्वोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 104। किसका, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन का। और अगर हम इसकी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है कितना, यहाँ पर 40। कितना होता है, 40। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इस जगह पर 40 होता है, यहाँ पर कितना होता है, 45। कितना होता है, 45। तो ज़्यादा किधर है, इधर, ज़्यादा से किधर जाएगा, नॉर्मल की तरफ, दैट मीन्स कम है। तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे 104 है और यहाँ पर 95 है, तो यहाँ से किधर जाएगा, मूव ऑन हियर, किधर आएगा, यहाँ पर आएगा, किधर आएगा, यहाँ पर आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए इतनी, मैंने कहा हायर टू लोअर जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा। समझ गए इतना, अगर समझ चुके हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। आइए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर के बाद हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, और इसमें चीज़ें कुछ रोल प्ले करती हैं, उनके बारे में बात करेंगे जो हमारे ब्रेन से रेगुलेट होती हैं। आइए, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप भी उस स्ट्रक्चर को बनाते जाएंगे मेरे साथ।
हे गैस करके बताओ जरा मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। यस, गैस कीजिए मैं क्या बना रहा हूँ। चलो, जो गैस कर पाए वो सब नीचे कमेंट में लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कुछ समझ पा रहे हैं क्या आप? कुछ इस तरीके से और होता है एक। क्या है ये स्ट्रक्चर क्या समझ पा रहे हो? क्या है, क्या है ये स्ट्रक्चर? थोड़ा सा अगर समझ में आ गया तो ज़रा कमेंट करके बताइए क्या है। इस स्ट्रक्चर को अगर आपको समझना है तो समझने के लिए एक्चुअली मैं यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम नहीं करा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस स्ट्रक्चर से। एक्चुअली थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पर, और इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर हल्का सा ध्यान देना है किसके बारे में? एक चैम्बर के बारे में। तो आइए ज़रा बात कर लेते हैं, वो कौन सा चैम्बर है? ये आपको क्या लग रहा है? लंग्स। किडनी जैसा बन गया था। ये क्या है? लंग्स। लंग्स के ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके कुछ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। राइट। ये जो कैविटी आपको नजर आ रही है इसे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे थोड़ा सा समझ लेंगे। इस जगह पे एक लिक्विड पाया जाता है, यस, PYQ आ गया आप लोगों के लिए। PYQ अगेन।
आइए, तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा। इस स्ट्रक्चर के जस्ट इधर चीज़ों को समझेंगे जल्दी से जल्दी, राइट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13, ये कुछ ज़्यादा ही बना ली हैं, तो कुछ रफ कर देते हैं इनमें से, साइज बड़ा कर देते हैं इनका। थोड़ा सा समझेंगे। इस जगह पे क्या है, रिब्स हैं, ये क्या है, बोन्स हैं। चलिए आइए, ये बोन्स हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी ये क्या है, बोन्स हैं। राइट। अब ये जो बोन्स हैं, ये कौन सी बोन्स हैं, ये सपोज दैट हमने इसको इस तरीके से काट दिया है, ऐसे करके लॉन्गिट्यूडनल काट दिया है। ऐसे ये वाला जो पोर्शन अगर हम इस तरीके से देखते हैं, ऊपर से अगर हम इसे देख रहे हैं ऐसे काट कर, ऊपर से अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसे बोलेंगे TS। लेकिन अगर हम इसे ऐसे या ऐसे काट देंगे तो इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। तो ये LS स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से काट दिया गया है। यहाँ पर अंदर कुछ जो पहले स्ट्रक्चर बनवाया था वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, ठीक है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं कि यह मैंने क्या क्या बनाया है। तो आइए ज़रा बात करते हैं, ये क्या है, ये क्या है। तो ये जो ब्लैक कलर में डॉट्स बना हुआ है इन्हें बोलेंगे रिब। क्या बोलेंगे, रिब बोन है। क्या है, रिब बोन है, ठीक। इनके बीच में ये जो ये करके लाइन बनी हुई है, ये वाली ये वाली ये वाली, जैसे यहाँ पर समझेंगे, ये वाली ये वाली ये वाली, ये क्या है इसकी, ये ना बोलते हैं कोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं, कोस्टल मसल्स, कोस्टल मसल्स। और इन कोस्टल मसल्स को अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके बनाऊं तो इसकी अंदर वाली लेयर को, इस वाली लेयर को बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलेंगे, इंटरनल कोस्टल मसल्स। और इसकी ऊपर वाली, दैट मीन्स इधर बाहर वाली, इस वाली को और इस वाली को, अंदर वाली को इंटरनल कोस्टल और बाहर वाली को एक्सटर्नल कोस्टल मसल। क्या बोलेंगे इसे, एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स। तो मैंने बोला कि इंटरनल कोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स कहां पर प्रेजेंट हैं, बिटवीन द रिब बोन, बिटवीन द रिब बोन। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये बोन है। क्या है, ये बोन है। ये भी क्या है, बोन है। क्या है, ये बोन। और ये क्या है, बोन है। तो जरा देखो इन बोन्स के बीच में हल्का सा गैप नजर आ रहा है क्या आप लोगों को। मैंने इसीलिए कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, कुछ नजर आ रहा है क्या, ये खाली स्पेस। एक्चुअली ये खाली स्पेस नहीं है, इस जगह पे कुछ मसल्स प्रेजेंट है। क्या मुझे बताएंगे कौन सी मसल्स प्रेजेंट है। अभी मैंने बताया, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। ये देखो, ये भी एक बोन है, ये भी एक बोन है। आप में से कितने बच्चे हैं जो इस बोन को समझ पा रहे हैं, जो कनेक्ट नहीं है इससे, जो मैं अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा। यस, ये जो बनी हुई है दीज आर कॉल्ड बोन। जो मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल बनाए हुए हैं, इनको इस तरीके से काट दिया तो डार्क सर्कल में ये आया। इन दोनों के बीच में
ये बोन और ये बोन, दैट मीन्स ये बोन और ये बोन, इसके बीच में कुछ इस तरीके का स्पेस है। ये वाली बोन और ये वाली बोन, इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके का स्पेस है जिसको हमने कुछ नाम दिया है, यहाँ पर हमने जिक्र किया है इसके बारे में। वो क्या क्या है? एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स और इंटरनल कोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स और इंटरनल कोस्टल मसल्स। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है? बोन्स हैं। इन बोन्स के बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स और इंटरनल कोस्टल मसल्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? मैंने क्या कहा? ये रिब्स हैं, रिब्स के बीच में कौन सी मसल्स पाई जा रही हैं? इंटर कोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स। यस, दीज आर द मसल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लंग्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। व्हाट आई एम सेइंग, these are the muscles which are responsible for the contraction or the relaxation of the lungs. किस तरीके से? आइए जरा बात करते हैं। इससे पहले ये वाला जो है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये तो लंग्स हो गए। इस जगह पे तो एल्वियोलाई होंगी, एल्वियोलाई होंगी। तो इस जगह को क्या कहते हैं? थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इस पर PYQ आया हुआ है। आइए जरा बात करते हैं। वैसे हालांकि ये पूरा का पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा। आइए अगर हम बात करते हैं तो ये जो लिक्विड पाया जा रहा है, जो मैंने डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसे बोलते हैं विसरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिपीट करो, क्या बोलते हैं? विसरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? विसरल फ्लूइड, या फिर बात करते हैं इसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसे? प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड क्या है? ये बीच में जो लिक्विड पाया जा रहा है उसे प्लूरल फ्लूइड कह रहे हैं। और सॉरी, ये वाली जो अंदर की इसकी अपर लेयर है, इस लंग्स के ऊपर एक लेयर पाई जा रही है। इस लंग्स के ऊपर एक जो लेयर पाई जा रही है, इस लेयर को क्या कहेंगे? ये जो लंग्स के ऊपर जो लेयर पाई जा रही है, इस लेयर को कहेंगे विसरल प्लूरा। क्या कहेंगे? विसरल प्लूरा। क्या कहेंगे? विसरल प्लूरा। क्या कहेंगे? विसरल प्लूरा। और इसके एक्सटर्नल जो ये वाली जो लेयर है, ये वाली, इसे कहेंगे क्या? जो बच्चे जानते हैं वो लिखकर कमेंट करके बताएंगे। जो बच्चे पढ़ चुके हैं मुझसे वो बताएंगे भाई, कमेंट करके बताएंगे। इससे क्या कहते हैं? ऐसे बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा। तो क्या है ये? हमने क्या देखा कि इन दोनों की, एक है विसरल प्लूरा, दूसरा है पैराइटल प्लूरा। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। एक्चुअल में इनके फंक्शन समझ लो। PYQ हैं, तीनों पे PYQ हैं। इधर इस पर भी PYQ हैं, ये जो मैंने बनाया इस पर भी PYQ हैं। दैट मीन्स इसी से PYQ। दैट मीन्स आपके नीट में इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज़रा समझ लीजिए आप। ये क्या है? रिब्स। इनके बीच में क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स हैं। और इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स, एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक है एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें। इस वाले लंग्स के ऊपर की जो लेयर है इसे हम बोल रहे हैं क्या? विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। और इसके ऊपर जो एक लेयर है इसे बोल रहे हैं क्या? पैराइटल प्लूरा। जो एग्जैक्टली कनेक्ट किससे हो रखी है? एग्जैक्टली कनेक्ट हो रखी है किससे? इनसे। किससे? कोस्टल मसल्स से। किससे कनेक्ट हो रखी है? कोस्टल मसल्स से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कोस्टल मसल्स के बाद कौन आता है?
पेराइटल प्लूरा, और उसके बाद आता है उसके बाद आता है प्लूरल फ्लूइड, और उसके बाद आता है क्या, विसरल प्लूरा। दैट मीन्स ये चिपके हुए हैं। अगर इसका साइज इस तरीके से बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इसका साइज बढ़ेगा। अगर ये वाली जो मसल्स हैं, दैट मीन्स ये वाली मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो ये इस तरीके से ओपन होने लगेगा। जैसे ही ये छोटी होंगी यहाँ से ऐसे करके ऐसे सिकुड़ने लगेंगी, कौन सी इसे, ये कोस्टल मसल्स सिकुड़ने लगेंगी, ऐसे करके सिकुड़ेंगी, तो यहाँ से ये इस तरीके से ओपन होने लगेगा, ऐसे करके खुलने लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक मस्कुलर डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका था, जो क्या करता है, सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से। तो मैंने क्या बताया था, इसका नाम क्या बताया था, डायफ्राम। क्या बताया था, डायफ्राम, जिसकी स्ट्रक्चर कैसा है, डोम शेप है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मसल्स पहले इतनी बड़ी हैं और अगर ये सिकुड़ने के बाद, क्या कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर ये इतनी रह जाती हैं, तो मुझे ये बताओ क्या ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे करके। तो दैट मीन्स कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ऐसे करके। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस तरीके से होगा, और नीचे जो डोम लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ इस तरीके से, वो कुछ इस तरीके से होगा, फ्लैटन लाइक स्ट्रक्चर होगा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे मैंने सांस ली, देखो आप लोग भी सांस लो मेरे साथ, तो ये क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। एक्सेल आउटपुट करो, क्या हुआ, साइज आ गया। अब जरा फिर से करो, तो इसकी कैविटी बढ़ रही है, ये देखो कैविटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये बताइए कि लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट मीन्स इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर। किसके ऊपर? इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर। आई होप कि इतना क्लियर हुआ। अगर इतना क्लियर हुआ तो आने वाली चीजें भी क्लियर होने वाली हैं। यहां पर ये जो विसरल प्लूरा है, दैट मीन्स प्लूरल फ्लूइड है, ये क्या काम करता है? ये फ्रिक्शन नहीं होने देता ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। क्वेश्चन है PYQ, आप बताइए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड? क्या है प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन? यस, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स that provides without friction या frictionless contraction और expansion। किसका? लंग्स का। अब जरा बताइए, अगर ये चिपका हुआ है इससे और इसके बीच में एक लिक्विड है और इससे चिपका हुआ ये है, तो अगर ये इस तरीके से जाएगा तो ये भी तो कुछ इस तरीके से जाएगा, मूव ऑन करेगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, और ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है ये नीचे की तरफ मूव करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके यहाँ पर कैविटी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ने की वजह से यहाँ पर प्रेशर कम होगा, ज़्यादा होगा? पॉइंट है, प्रेशर कम होगा, ज़्यादा होगा। एक लॉ है, क्या आपको याद है? बॉयल्स लॉ। क्या कहता है बॉयल्स लॉ? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो लंग्स है, लंग्स के इस वाले पार्ट के ऊपर जो लेयर है, उस लेयर को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। इसके ऊपर जो लेयर है इसे बोलते हैं हम पैराइटल प्लूरा। बीच में कौन सा एक लिक्विड है जिसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, और ये कनेक्ट रहता है, जो पैराइटल प्लूरा है वो कनेक्ट रहता है इंटरकोस्टल मसल से। और इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? बिटवीन द रिब्स। ये देखो, दीज आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। Are you getting my point? These are the intercostal muscles, और intercostal muscles के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी कैविटी बढ़ती है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे। फिलहाल मैं इतना कहूँगा कि अगर इसका इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगा इंटरकोस्टल मसल्स का, तो इसकी साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। मैंने क्या कहा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो जिधर ज़्यादा प्रेशर होगा उधर से कम प्रेशर की तरफ कौन आएगी? गैस आना शुरू हो जाएगी। बस फिर से मेरे साथ बोलो, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि यहाँ पर जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो करेंगी क्यों वो मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी, आई विल गेट यू। तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर से PYQ है ये। मैंने कहा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी
वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मसल्स रिलैक्स में आएंगी तो वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें जो गैस प्रेजेंट है उसका प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा हो जाएगा? यस, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, एक बैलून है उसमें हवा भरी हुई है, ठीक, हवा भरी तो वो इतना साइज हो गया, लेकिन अल्टीमेटली मैंने उसके अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म लगाई जिससे कि उसका वॉल्यूम और बढ़ गया, मैंने हवा नहीं डाली, तो उस जगह पे जो स्पेस है, दैट मीन्स जो एयर का प्रेशर है, क्या अभी भी उतना ही होगा या फिर कम हो जाएगा प्रेशर? ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना। नहीं यकीन है, बैलून लाइए, फुलाइए, उसको स्ट्रेच कीजिए तो आपको पता चलेगा इस जगह पे क्या है। याद रखिए, जब जब वॉल्यूम बढ़ता है तब तब पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, किसका? गैसेस का, एयर का। तो इसी को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। दैट मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम, वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा। कैसे? उतनी ही हवा एक छोटे से बैलून में डाल रहे हो, उस जगह प्रेशर ज़्यादा होगा। उतनी ही हवा एक बड़े बैलून में डाल रहे हो, प्रेशर कम रहेगा। समझ रहे हो? दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन देयर वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पर ये बताया आपको पहला कि ये प्लूरल फ्लूइड का क्या मतलब है, क्या काम करता है। ये जो यहाँ पर ये जो लेयर्स हैं, पैराइटल और विसरल प्लूरा, ये क्या काम करती हैं, इनके फंक्शन क्या है? ये फ्रिक्शन लेस क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। और इसी के साथ हमने यहाँ पे बात की रिब्स के बारे में। इतना क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ समझ में आने वाली है आपको। क्या? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी जगह पर, कहीं पर, इस जगह पर क्या प्रेजेंट होता है भाई? बताओ। ऐसा करके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्या, जहां से पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई होती है? इस पूरी कैविटी को बोलते हैं मेडियास्टन कैविटी। क्या बोलते हैं? मेडियास्टन कैविटी। क्वेश्चन आया है भाई, मेडियास्टन कैविटी। मेडियास्टन कैविटी एक्चुअली हम समझ रहे हैं। अगर हमने ये पूरा समझ लिया तो सारे के सारे PYQ हो जाएंगे, उसमें परेशानी नहीं है, बस समझना इतना सा है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया है, वो क्या है? ये जो प्लूरल फ्लूइड है, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर क्या ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, बराबर होते हैं? क्वेश्चन है, सुन लो फिर से। इसका प्रेशर, प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर, या फिर इसका लंग्स का प्रेशर, दोनों का प्रेशर सेम रहता है, ये कम ज़्यादा होता है? किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है? ज़रा मुझे बताइए। PYQ है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे। अदरवाइज़ आपको नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आपको बताऊँगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया। मैं उस टॉपिक की छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा का पूरा एलेबोरेट करूंगा। मैंने फिर से क्या कहा, फिर से सुन लो। मैंने ये कहा कि ये लंग्स है, लंग्स के बाद ये वाली जो कैविटी है इसमें फ्लूइड पाया जा रहा है, जैसे प्लूरल फ्लूइड कह रहे हैं। ये फ्रिक्शन लेस मोशन परफॉर्म करता है, फ्रिक्शन लेस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, फ्रिक्शन लेस। अच्छा, उसके बाद अगर ये इंटरकोस्टल मसल्स की बात करेंगे तो यही है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों करते हैं? पॉइंट समझो, अब आ गया। फिलहाल समझो, यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये टोटल कितनी होती हैं? 12 पेयर्स। कितनी होती हैं भाई? 12 पेयर्स। और इन 12 पेयर्स में से 10 पेयर रिब्स हैं वो कनेक्ट करती हैं किससे? बताओ। ये सब किससे कनेक्ट हो रही हैं? एक लेयर से, जो चेस्ट बोन है। बेसिकली इसे बोलते हैं हम स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। कुछ इससे डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं, कुछ इससे इनडायरेक्ट कनेक्ट होती हैं, बट 2 पेयर्स कौन कौन सी? 11 एंड 12। 11 एंड 12th पेयर रिब्स आर नॉट कनेक्टेड। किससे कनेक्ट नहीं होती? नॉट कनेक्टेड विद स्टर्नम। स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं। अगर ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं तो ये इन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये क्वेश्चन है, बताओ फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं? और फ्लोटिंग रिब्स और ये फ्लोटिंग रिब्स काम क्या करती हैं? फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं हमारी किडनी को। किसको करती हैं प्रोटेक्ट? हमारी किडनी को, जो हमारे एब्डोमेन कैविटी में। फिर से सुन लो, ये टोटल कितनी होती हैं? 12 होती हैं। 12 के साथ ये क्या है? इन्हें हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब थोड़ा सा समझ लो, बस पॉइंट खत्म होने वाला है। इतना समझ आ गया? ये रिब्स हैं 12 पेयर्स, इनमें से 10 कनेक्ट रहती हैं स्टर्नम से, 2 नहीं कनेक्ट रहती हैं।
इनके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स है, इनका कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है? तो हमने शुरुआत में ही एक रिएक्शन पढ़ी थी, वो रिएक्शन क्या है जरा बताइए, फटाफट से मुझे कमेंट में करके बताएंगे। वो क्या थी? रिएक्शन थी क्या कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो बनाएगा एटीपी और रिलीज करेगा क्या? CO2। यस, CO2। सुन लो, अगर इतना समझ में आ गया तो चीज़ें समझ में आने वाली हैं। मैंने बोला CO2 रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा तो हमारी बॉडी के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। मैंने फिर से वो क्या बोला? हमारी बॉडी के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता गया, समझेंगे आप। लाओ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मिस हो जाएगा। तो मैं हटा दूं इसे, चलिए इस वाले पोर्शन को हटाता हूँ। इसे हटा दें, इसी को हटा देते हैं। चलिए आइए, बेसिकली दो तरीके से ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, ये कंट्रोल होती है बाय 2 वेज। एक होती है न्यूरल और एक होती है केमिकल या कीमो। केमिकल रेगुलेशन और न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल के तौर पर आप जानते हैं ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट हैं। कौन से पार्ट हैं कोई बताए? एक है फोर ब्रेन, एक है मिड और एक है हिंड। एक्चुअल में इसमें हिंड के बारे में ही हम बात करेंगे। तो हिंड के कुछ पार्ट हैं। हिंड में कौन कौन से पार्ट आते हैं बताओ? हाँ, मेडुला, सेरिबेलम, पॉन्स। तो हमें इस पॉन्स और मेडुला रीजन के बारे में समझना है। इज दैट क्लियर? पॉन्स और मेडुलर रीजन के बारे में अगर समझ लिया तो काम बन गया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड फोरहेड स्ट्रक्चर, और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पॉन्स, यहाँ पर आ जाता है मेडुला, यहाँ पर आ जाता है सेरिबेलम। राइट, आओ ज़रा बात करते हैं। हाँ, इस वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं क्या? पॉन्स। इसे बोल रहे हैं मेडुला। तो मेडुला के बारे में हम बात कर लेते हैं ज़रा। मेडुला में यहाँ पर कुछ पोर्शन होता है। मेडुला में एक पोर्शन होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्चुअली ये क्या काम करता है? इसी के वजह से कॉन्ट्रैक्शन करती हैं क्या? मसल्स। वो भी मसल्स कौन सी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी बताओ? इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। किसकी वजह से? मेडुलर रीजन में क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक और सेंटर प्रेजेंट होता है, एपनियोस्टिक सेंटर जिसे बोलते हैं। और ये एपनोटिक सेंटर इसे रेगुलेट करता है कि कितना कब करना है, कब नहीं करना। फिर से सुनो, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी डिटेल स्ट्रक्चर और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा ये किसे रेगुलेट कर रहा है? इसे। अब ज़रा समझेंगे कि हमने एक रिएक्शन देखी थी, फिर से मैं लिख रहा हूँ उसे। ग्लूकोज प्लस O2 फॉर्म ATP फॉर्म CO2। ये CO2 का कंसंट्रेशन जब बढ़ता है तो ये जब ब्लड में आता है CO2, हमारी सेल से ब्लड में जब आता है CO2 तो CO2 ब्रेक हो जाता है। CO2 जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है H2CO3, और H2CO3 बाद में कन्वर्ट हो जाता है H प्लस आयन प्लस HCO3 नेगेटिव आयन में। अब इस जगह पे ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये H पॉजिटिव आयन जैसे ही कंसंट्रेशन इसका ब्लड में बढ़ता है, और ब्लड में बढ़ते ही यहाँ पर जो कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है मेडुला में, मेडुलर रीजन में कौन है? कीमो रिसेप्टर्स। वो इसको क्या करते हैं? सेंस करते हैं, और सेंस करने की वजह बाद इसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से तेजी से सांसें लेने शुरू कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए आप? दैट मीन्स सुनो, सांस ली, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जैसे ही सांस अंदर गई, उसके बाद जो हमारे टिश्यू से जो गैस है वो हमारे ब्लड में पहुंची, तो ब्लड में कंसंट्रेशन किसका बढ़ गया?
CO2 का। किसका बढ़ गया? CO2 का। और किसका बढ़ गया? H पॉजिटिव आयन का। CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट किया हमारे ब्लड में तो फॉर्म किया उसने H पॉजिटिव और HCO3, ठीक है। और ये जो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ गया, इसके सेंस होते हैं इस जगह पर, और इसने क्या किया? उसे सेंस किया। सेंस करने के साथ ही इसने इसे ऑर्डर दिया कि तेजी से एक्सपेल आउट करो, इस तरीके से तेजी से सांस लो, तेजी से। इसी वजह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, किसका? H पॉजिटिव और HCO3 का। और अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो हमें बहुत तेजी से सांस लेने की जरूरत पड़ती है। तो PYQ है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज which one is responsible for that lower concentration of oxygen, या फिर higher concentration of CO2, या फिर higher concentration of H positive and HCO3 in the region. Are you getting my point? और ये रेगुलेट करता है इसको। और ये कैसे रेगुलेट करता है समझो जरा। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप कई बार देखें, आपके सारे क्वेश्चंस डाउट क्लियर हो जाएंगे। बार बार देखें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं समझ में आई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके, हैव अ गुड डे। दूसरी बात, इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचा दें जिनको ह्यूमन फिजियोलॉजी फोबिया है या समझ में नहीं आता। मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर लगातार लेक्चर्स लेंगे तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा लें आप। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।